नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, उसका प्रीवियस क्वेश्चन जो अब तक हुआ है उसका फुल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। अब तक टोटल 12 प्रीवियस सेट हैं। उसका बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम लेती है इंटर लेवल का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, ये आपका बिहार इंटर लेवल सेकेंड स्तरीय है। इससे पहले एक बार हुआ था, तो वो दोनों का सभी प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। उसका डिस्कशन इस वीडियो में जीके का जो है जीके जीएस का फुल डिस्कशन करेंगे। मैथ रीजनिंग का भी करने की कोशिश करेंगे, मगर इस वीडियो में आपको सिर्फ जीके जीएस का फुल डिस्कशन मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। इसका किताब ले लीजिए या इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में भी इसका लिंक डाल देंगे पीडीएफ का, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। उन जो भी बिहार एसएससी के अभ्यर्थी हैं उनको भी यह वीडियो अगर शेयर कर देते तो उनको भी लाभ होगा। फुल डिस्कशन ऐसा कहीं किसी चैनल पे नहीं मिलेगा जिस तरह हम कराने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो ऑप्शन 1 का बी हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू की पत्रिका है। काल समाचार पत्र जो है प्रांजपे का है। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का समाचार पत्र है। सोम प्रकाश जो है ईश्वरचंद विद्यासागर का है। अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष का है। माय ट्रूथ इंदिरा गांधी का है। एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ महात्मा गांधी का है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का है। नवजीवन महात्मा गांधी का है। हरिजन महात्मा गांधी का है। इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी का समाचार पत्र है। तो इसका जो है डिस्कशन जो है रिकॉर्डिंग फॉर्म में ही मिलेगा, क्योंकि इसका हैंड रिटेन नोट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उतना हमारे पास लिखने का समय नहीं है। इसलिए हम लोग अधिक से अधिक डिस्कशन कर देंगे और यह पीडीएफ आपको क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वीडियो को सुन लीजिएगा, उससे भी आपको याद हो जाएगा। आते हैं, मेघासनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या थे? तो मेघासनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, राजदूत थे। मेघासनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेघासनी यूनान का निवासी था। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और इसने इंडिका पुस्तक लिखा था, जिसमें मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांटा था। कौन कौन था? दार्शनिक था, किसान था, अहीर था, कारीगर था, सैनिक था, निरक्षक था और सभासद। और इंडिका में दास प्रथा का प्रचलन नहीं, दास प्रथा के प्रचलन के बारे में जानकारी मौर्य समाज में नहीं दिया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रेथा की संज्ञा दिया था। मेगास्थनीज मौर्य समाज में आया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिग्राम की स्थापना अजातशत्रु ने, पाटलिपुत्र का उदयन ने किया। पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी ने 1541 में किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और मेगास्थनीज यूनान का निवासी था, जिसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा जो है पटना में हुआ था। पटना में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पटना शहर की स्थापना मालूम होगा शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना सिटी में हुआ था। मृत्यु
1708 नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह बचपन का नाम गोविंद राय था। पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, माता का नाम गुजरी देवी, पत्नी का नाम जीतो देवी, सांदरी देवी और साहिब देवी था। पुत्र 4 थे, फतेह सिंह, जुरावर सिंह, जुझार सिंह और अजीत सिंह, ये 4 पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर साहिब पंजाब में 1699 में किया था। इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब पंजाब में पड़ता है। कार्यस्थली पाओता है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और शिक्षा उसने पटना में ग्रहण किया। पारसी शिक्षा के बारे में जाना। सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को आधुनिक स्वरूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया, जबकि आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया। सिख धर्म के 5वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने महिलाओं के नाम के अंत में कौर और पुरुष के नाम के अंत में सी लगाना अनिवार्य किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 ककार दिए थे। केस है, कंघा है, कृपान है, कक्षा है, कारा है। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मुगल फौजीदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। इसके पुण्यतिथि पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा मोदी जी द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ है? भटिंडा पंजाब में है। गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा प्रमुख रचना कृष्णावतारम एवं जफरनामा गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया था। पटना सिटी में गुरुद्वारा का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर में सोने का मढ़ई चढ़ाने का काम किया था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अमजद अली खां किस इबादियन से संबंधित है? अमजद अली खां सरोद वादक हैं, तो ऑप्शन ए। अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत, ये सब जो है सरोद वादक हैं। जबकि अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, चतुरलाल, ये सब तबला वादक हैं। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, उमा शंकर, ये सब सितार वादक हैं। सुल्तान खान, अब्दुल रहीम खान, अहमद खान, गोपाल मिश्र, ये सब सारंगी वादक हैं। आगे है अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी, तो ग्रीक सभ्यता के दौरान हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अबेकस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टेबल या टैबलेट। अबेकस का आविष्कार 3000 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में यूनान में हुआ था, जिसकी खोजकर्ता ली कोई चेन थे। ली कोई चेन। विश्व में 6 प्राचीन सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। नील नदी की घाटी पर है, जिसे दजला फारस नदी घाटी भी कहते हैं, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता कहेंगे तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कहेंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो मिस्र में है, जिसे क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया से संबंधित है। और यह एक मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। 6 नंबर क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन ऑस्ट्रिया ने किया था। ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण 1871 में बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बिस्मार्क स्पर्शा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री थे। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। फ्रांस को सेडोन के युद्ध में पराजित कर फ्रैंक फंड की संधि करने पर बिस्मार्क विवश हो गया। फ्रैंक फंड की संधि कब हुई? 1871 में। फ्रैंक फंड की संधि कब? 1871 में हुआ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के दोनों लोकसभा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या 1/10 होना चाहिए, तभी बैठक होगी, नहीं तो नहीं होगी। लोकसभा में संख्या टोटल 55, ऐसे कुल सदस्य का 1/10। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 में कोरम व्यवस्था गणपूर्ति की चर्चा है। यह कुल सदस्य का 10% या 1/10 सदस्य रहेगा तभी कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। मतलब बैठक चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ की प्रकाशित समाचार एजेंसी है? तो पेरिस फ्रांस की है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। द टाइम्स जो है लंदन की है। डेली मिरर लंदन की समाचार एजेंसी है। डेली मेल लंदन की है।
ली फिगारो शार्ली एब्दो पेरिस की समाचार एजेंसी है। डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क की है। द हिंदू चेन्नई का है। डॉन कराची की समाचार एजेंसी है। पीपुल्स डेली बीजिंग की समाचार एजेंसी है। खलीजा टाइम दुबई की समाचार एजेंसी है। स्टार जोहान्सबर्ग की समाचार एजेंसी है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है H1N1, तो विषाणु जनित रोग ऑप्शन ए हो जाएगा। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1। एड्स एक विषाणु एकल आरएनए वायरस है। एड्स सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी को वायरस कहते हैं। वायरस की खोज इवन वस्की ने किया था, पहली बार तंबाकू पे खोजा गया, टोबैको मोज़ेक वायरस। एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा महाजनपद विराटनगर, जो मत्स्य महाजनपद जयपुर राजस्थान में है। जयपुर यूनेस्को में शामिल पहला जंतर मंतर 2010 में इसको मान्यता मिला था यूनेस्को में, जंतर मंतर के रूप। 11 नंबर है बौद्ध से संबंधित अवसरों में जुड़े प्रतीकों में स्तूप का अर्थ होता है मृत्यु। 11 का ही हो जाएगा। गौतम बुद्ध से संबंधित मृत्यु का अर्थ होता है स्तूप। ज्ञान का अर्थ होता है पीपल वृक्ष। गर्भ में आने का हाथी प्रतीक चिन्ह था। जन्म में कमल एवं सांड था। गृह त्याग में घोड़ा उपदेश का पहिया है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप, जो मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा बनवाया, जिसमें 200 रुपये के नए नोट के पीछे में सांची स्तूप का चित्र है। आगे गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त, या उसी को भानुगुप्त कहा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का महानतम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जो विक्रमादित्य पद धारण किए थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह मोहर पर किसका चिन्ह था? तो गरुड़ का चिन्ह था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये बात किसने कहा? B.S. स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त के सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। भारत में सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त ने जारी किया। सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का कनिष्क ने जारी किया। सबसे पहले सोना का सिक्का हिंद यूनानी ने जारी किया था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस दाऊद की पटना और हाजीपुर में खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो 13 का डी, अकबर कर दिया था। अकबर दाऊद को पटना और हाजीपुर के खदेड़ बाहर किया था। अकबर के शासनकाल में हिंदी साहित्य का, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, मतलब हिंदी भाषा का सर्वाधिक विकास। अकबर ने अपने शासनकाल में चांदी का जलाली सिक्का जारी किया। अकबर का मूल नाम जलाल था। सियाराम का चित्रयुक्त सिक्का भी अकबर ने ही जारी किया था। शादी अकबर 1562 में भी किया था। शादी दास हरम 1562 में। जजिया कर को अकबर ने 1564 में समाप्त किया। दिन इलाही की घोषणा 1582 में, इलाही संबत 1583 में प्रारंभ किया था अकबर ने। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। अकबर के राज दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। तो मुगल वंश भारत के इतिहास में 2 ऐसे शासक जिसके दरबार में 9 रत्न थे, अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न में बीरबल है, मानसिंह है, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी हो गया, अबुल फजल हो गया, टोडरमल, ये सब 9 रत्न अकबर में है। आगे गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत की कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारतीय राजधानी कोची थी। भारत में पहली पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था 17 मई 1498 को। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया, 1498, 1502, 1524 में उसकी मृत्यु हो गई मलेरिया से, कोच्चि केरल में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में यूसुफ आदिल शाह को हराकर, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार कर लिया। 1961 में गोवा को अंतिम रूप से छोड़ दिया, स्वतंत्र कर दिया। इसलिए कहता है भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आया, सबसे बाद में पुर्तगाली आया। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कोचीन में लगाया था 1502 में। भारत में तंबाकू का जनक पुर्तगाली को, आलू का जनक पुर्तगाली को कहा जाता है। बैगनी रंग का परास रेंज पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 380 से 450 हो जाएगा, बी नंबर। 17 नंबर है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है?
तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु की जरूरत होती है। प्रकाशीय तंतु 17 का सी हो जाएगा, प्रकाशीय तंतु। 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो देखना, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात्रि, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन या सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगा 22 दिसंबर को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वही विपरीत हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसलिए कर्क संक्रांति उसको कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को हो जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। चलिए, ये तो आपको दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F, उनके माध्य की दूरी के बीच रिश्ता होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। F बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/r हो जाएगा। तो 19 का ये हो जाएगा, 19 का 1 D, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन स्क्वायर हो जाएगा ना, R स्क्वायर, D हो जाएगा 19 का D। चलिए 20 नंबर, चंपारण सत्याग्रह आरंभ कब हुआ? 1917 में, आप लोग सब जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो है 19 अप्रैल 1917 को पश्चिमी चंपारण से हुआ था। प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे। नील की खेती के विरोध में पहली बार किया गया था, किसके द्वारा? वहाँ के किसानों के द्वारा। अब गांधी जी का पहला यह किसान आंदोलन था। नील की खेती के लिए किसानों के साथ एग्रीमेंट जो है अंग्रेजों द्वारा 1867 में किया गया था, जिसमें 3 गट्ठा में, मतलब 20 गट्ठा में 3 गट्ठा नील की खेती अनिवार्य करना था। गांधी जी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल ने दिया, जो मुरली भरवा गांव का रहने वाला था। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण से किया, जबकि दुनिया में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका 1906 में किया था, जो पहली बार 1908 में गांधी जी जेल दक्षिण अफ्रीका में गए थे। आगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को किया गया। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और राजकीय फूल पलाश है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पशु बारहसिंघा है। वृक्ष अशोक है। चिन्ह मछली और तीर कमान है। चलिए आगे रीजनिंग है, इसका आंसर सिर्फ बताते हैं। 22 का बी। तेईस नंबर, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ा की मिल कहाँ खोली गई थे? तो भारत में पहली ऊनी कपड़ा की मिल कानपुर में 1870 में लगाया गया था। भारत में ऊनी उद्योग वास्तविक रूप से 1950 के बाद फैल गया। भारत में ऊनी वस्त्र के लिए केंद्र लुधियाना है, जालंधर है, मिर्जापुर है, आगरा है, श्रीनगर है। ऊन रेशेदार प्रोटीन से प्राप्त होता है। ऊन जो किस से? मेरिनो जो ऊन है भेड़ से, अंगोरा ऊन खरगोश से, मेरिनो होता है भेड़ से, अंगोरा होता है खरगोश से, पाशमीना बकरी से। पाशमीना ऊन किससे? बकरी से। अंगोरा खरगोश से। मेरिनो भेड़ से प्राप्त होता है। तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ा मिल जो है, अगर बात करें, भारत में पहला ऊनी कपड़ा मिल कहाँ? कानपुर उत्तर प्रदेश में 1870 में। सी नंबर, 23 का सी। चलिए 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो प्राकृतिक रेशम की 4 प्रमुख किस्में हैं। सहतूत, एरी, तसर, मूंगा। सहतूत, एरी, तसर, मूंगा। सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है रेशम का। भारत में, दुनिया में, चीन में रेशम सबसे पहले उत्पन्न जन्म भूमि चीन को माना जाता है। रेशम मार्ग की खोज कनिष्क के समय में हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब हुआ। जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति पर बैठक हुई थी। सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में बैठक बुलाया गया था। उसी पर गोली चलाने का आदेश जनरल आर डायर ने दिया, जबकि गोली चलाए सबसे पहले जनरल ओ डायर ने, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए, जबकि सरकारी रिपोर्ट 379 व्यक्ति मारा गया। इसकी जांच के लिए कमेटी गठित हुआ, जिसका नाम है हंटर कमेटी। 19 अक्टूबर 1919 को गठित की गई और ये 8 सदस्यीय समिति थी। 5 अंग्रेज, 3 भारतीय थे। 3 भारतीय में सर चिमन लाल सितलवारा,
साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण थे। हंटर कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1920 में प्रस्तुत की। जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर कुछ लोगों ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। जैसे केसर-ए-हिंद को उपाधि महात्मा गांधी को मिला था तो उसे 1920 में वापस कर दिया, जबकि 1915 में अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में लौटा दिया। उसके बाद राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने लौटा दिया। वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया, शंकर नायर ने कर दिया। कांग्रेस की तरफ से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसके अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। कांग्रेस की तरफ जब जो गठित हुआ था। तमिलनाडु में पाई जाने मुख्य जनजाति कौन है? तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? इरूला है। यह नीलगिरी क्षेत्र। टोंडा जनजाति भी तमिलनाडु में, इरूला हो गया, कुरुम्बा हो गया, बरगा हो गया, सब तमिलनाडु में जनजाति पाए जाते हैं। कडार हो गया, मोपला, पुलियान, कुरुम्बा, ये सब केरल में जनजाति पाए। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर ये सब मेघालय की जनजाति है। जरबा, ओंज ये सब अंडमान की जनजाति है। निकोबारी, सेंटलीज, जरना, सोमपेंस ये सब निकोबार की जनजातियाँ है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, तब गोंड है, तब संथाल है। भारत में लगभग 585 जनजातियां हैं। जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जरवा जनजाति अंडमान में पाई जाती है। अंडमान ऑप्शन 27 का डी। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? तो भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव परियोजना ऑप्शन डी हिंगोल हो जाएगा। ऑप्शन डी। भारत में सर्वप्रथम वन्य जीव परियोजना हिंगोल 1970 में। दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य जो हिंगोल के लिए प्रसिद्ध है, जो जम्मू कश्मीर में है। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। प्रोजेक्ट मोर 1993 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट शेर 1972 में। 29 नंबर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है। वर्तमान सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम है। प्राचीन नाम योजना की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रथम अध्यक्ष पंडित नेहरू, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि उसी का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है। योजना की समाप्ति की घोषणा 15 अगस्त 2014 को किया गया था। तो नीति आयोग हो जाए 1 जनवरी 2015। ऑप्शन ए। 30 नंबर में पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे, महाराष्ट्र में किए थे। विनोबा भावे के गुरु कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले गुरु एमजी रनाडे थे। तो पवनार आश्रम किसने स्थापित किया? विनोबा भावे। ऑप्शन सी। 30 का सी। 31 नंबर है कि जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन है? तो जम्मू कश्मीर की ऑप्शन अनुसार डोगरी हो जाएगा। ऐसे जम्मू कश्मीर में अंग्रेजी, जम्मू कश्मीर में डोगरी तो ही है, उर्दू है ये रहा। जम्मू कश्मीर में भी 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर का भी 5 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी। जापान की संसद कहलाती है। जापान की संसद को हम लोग डायट कहते हैं। ऑप्शन बी। स्पेन की संसद को कॉर्टेक्स कहेंगे। ईरान और मालदीव की संसद को मजलिस कहेंगे। मंगोलिया की संसद को खुरल कहेंगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका की संसद को पार्लियामेंट कहेंगे। पोलैंड की संसद को सोजिम कहेंगे। पाकिस्तान और फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली कहेंगे। जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग कहेंगे। ताइवान की संसद को युआन कहते हैं। इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। स्वीडन की संसद को रिक्सडॉग कहते हैं। नॉर्वे की संसद को ऑस्टेटिंग कहा जाता है। भूटान की संसद को त्सोंगडू कहा जाता है।
नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। आयरलैंड जो है, डेल आयरन जो आयरलैंड की संसद है। दीवान निगारा मलेशिया की संसद है। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। डेनमार्क की संसद का नाम फॉलकेटिंग है। तुर्की की संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। ब्राज़ील की संसद का नेशनल कांग्रेस है। चीन की संसद का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। यूनान की संसद का नाम हेलेनिक है। रियाल किस देश की मुद्रा है? सऊदी अरब का रियाद का रियाल है। सऊदी अरब का रियाद का रियाल, तो 33 का सी। पाकिस्तान का इस्लामाबाद का रुपया है। अंगोला का लुआंडा क्वाचा है। रोमानिया का बुखारेस्ट का लियो है। कजाकिस्तान का अस्ताना का टेनेगे है। फिलीपींस का मनीला का पीसो है। जापान का टोक्यो का एन है। इराक का बगदाद का दिनार है। ईरान का तेहरान का तोमन है। प्रमुख अलग अलग ये क्या कह सकते हैं, प्रमुख अलग अलग पैसे राजधानी वगैरह है। भारत में झंडे में चक्र की के रंग कैसा होता है? गहरा नीला होता है। तो गहरा नीला 34 का ए हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में बीच में 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के ऐसे अध्यक्ष जेवी कृपलानी, ऐसे परफेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र जो है, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। वो 24 तीलियां चक्र हमारे बीच में चक्र वाला में है, अशोक द्वारा बनाया गया, उसी का लिए तिरंगा में शामिल किया गया। तिरंगे की लंबाई या चौड़ाई 3:2 के रेशियो है और पट्टी का अनुपात 1:1:1 है। तिरंगा आधुनिक तिरंगा को पिंगली वेकैया के द्वारा तैयार किया गया था। पहली बार विदेश में तिरंगा जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया गया था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अरविंद घोष ने। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद जो है अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास में 1882 में यह प्रकाशित हुई थी। उसमें लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसको पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया 12वां अधिवेशन था। गाने का काम रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इस अधिवेशन की 1896 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे। चैत्र प्रायः पड़ता है, तो मालूम होगा हमारा कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है, जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। उसका प्रथम माह चैत होता, अंतिम माह फाल्गुन होता। तो ये 22 मार्च को चैत प्रारंभ, तो 22 मार्च ऑप्शन 36 का डी। भारत का कैलेंडर अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया हम लोग का, जो शक संवत पर आधारित है। प्रथम माह चैत, अंतिम माह फाल्गुन होता है। आगे है सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य का विजय हो। ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह उपनिषद दर्शन विषय से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य उपनिषद 13 गो है। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। मदन मोहन मालवीय ने। कहता मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यात्रा दिल्ली और किस शहर के बीच चली थी? तो यह चला था आपका दिल्ली से लेकर आगरा तक चला था। 38 का डी। मगर अभी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत ट्रेन है, जिसकी स्पीड 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अभी हाल ही मोदी जी ने भारत का पहला अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से सीतामढ़ी को चलाने के लिए लॉन्च किया है। किसका उपनाम दावाल है? दावाल के नाम से किसी राहुल द्रविड़ को दावाल कहा जाता है। ऑप्शन डी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। उसके बाद माही के नाम से MS धोनी को जाना जाता है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है।
रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। टर्मिनेटर हरभजन सिंह को कहा जाता है। चलिए आगे 40 नंबर है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हेनरी डुनांट के द्वारा किया गया। रेड क्रॉस विश्व स्तर पर डॉक्टरी सहायता मदद करती है। शांति का नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को अब तक 3 बार मिला है, 1917, 1944, 1963। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड ऑप्शन 40 के 41 आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी। आनंद मठ उपन्यास जो है लिखा गया था बंकिम चंद्र जी, प्रकाशित 1882 में पहली बार हुआ था। इसी से वंदे मातरम लिया गया है। सन्यासी विद्रोह का वर्णन भी आनंद मठ में है, जिसमें सीताराम, देवी चौधरानी, कपाल कुंडा, ये सब बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख पुस्तक है। आगे है द ऑडिसिटी ऑफ होप, किसकी पुस्तक है? तो बराक ओबामा की पुस्तक होगा। बराक ओबामा की पुस्तक नाम द ऑडिसिटी ऑफ होप, 42 का सी हो जाएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। चलिए 43 नंबर 43 नंबर, समय का वर्णन करते हुए शब्द संकेत एडी का अर्थ होता है एनाडोमिन। तो बी नंबर 43 का 43 का बी हो जाएगा। ईसा मसीह के पूर्व की घटना को, जन्म से पूर्व घटना को बीसी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, जन्म के बाद की घटना एडी एनाडोमिन कहते हैं। 44 में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? गांधी जी के पुण्यतिथि पर 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नाथूराम गोडसे ने बेरेटा पिस्टल से मारा था। नए में की पिस्टल थी, 12 से 10 पिस्टल का नंबर था। गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गया था। चौदह फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, अपने मोबाइल फोन का ना पहुंचने पर एक्सेस खोने का डर नोवोफोबिया कहलाता है। नोवोफोबिया कहलाता है, ऑप्शन ए 45 के। जल से जिसको डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। फूल से डर लगता है एंथोफोबिया कहा जाता है। फोबिया एक प्रकार का मनोविकार है। जिसको कुत्ता से डर लगता है उसे सीनोफोबिया कहते हैं। जिसको व्यक्ति अकेले रहता है उसको डर लगता है उसको मोनोफोबिया कहा जाता है। सत्यजीत रे द्वारा सर्वश्रेष्ठ निर्देशित सर्वश्रेष्ठ चलचित्र कौन थे? तो सत्यजीत द्वारा चलचित्र है पाथेर पंचाली, ऑप्शन डी हो जाएगा। सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया। सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर अवार्ड मिला। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कलकत्ता संग्रहालय है, 47 का सी है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय जांच मृत्तिका संस्थान कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैव संस्थान कोलकाता में है। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा। तो ऑप्शन है पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। पंचतंत्र बाइबिल के बाद सर्वाधिक भाषा में अनुवादित देश की प्रथम पुस्तक है। दुनिया की पहली पुस्तक जो सर्वाधिक भाषा में अनुवादित की गई बाइबिल, दूसरा है पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। उसके बाद मुद्रा जातक विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र ने लिखा था। चलिए आगे है, कौन सा आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? तो आयुर्वेद चरक कह देंगे या धनवंतरी। चरक नहीं, धनवंतरी हो जाएगा ऑप्शन। धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, पेशा से डॉक्टर थे। आर्यभट्टम पुस्तक या सूर्य सिद्धांतम लिखा आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त का रचना ब्रह्म संहिता है।
और ब्रह्मगुप्त भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। आईपीएल कब प्रारंभ हुआ? 2008 में। अभी 16वां आईपीएल 2023 में हुआ, जिसमें कौन जीता? चेन्नई ने गुजरात को हराया था। महिला आईपीएल मुंबई ने दिल्ली को हराया 2023 वाला। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन में मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर वसीय अम्ल मिलता है एवं ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल। ऑप्शन 51 का बी। भारत का मानक समय ग्रीनविच से माध्यम से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। 52 का 1 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय 82 द्विपूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से नैनी से होकर गुजरती है और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उमा एसी को उड़ा ले गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय गुजरता है। पूरी दुनिया 24 टाइम जोन में बटा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है बेरिंग जल संधि के समांतर है। दुनिया का सबसे बड़ा दलदली गीला स्थल कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा दलदली गीला स्थल कौन है? एशिया हो जाएगा, एशिया। ऑप्शन ए 53 का ए। 54 में है मानचित्र पर समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मानचित्र पर समान गहराइयों से जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। समान गहराई आइसोबाथ हो जाएगा। समान गहराई आइसोबाथ हो जाएगा। वर्षा को समान मात्रा वाले स्थानों में मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थानों को रेखा को आइसोहेल कहते हैं। आइसोहेल कहते हैं। पचपन नंबर क्वेश्चन देखना। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। ऑप्शन में बताना है यह। तो एड्रियाटिक तट पर बोरो ठंडी हवाएं हैं। तो 55 का सी हो जाएगा बोरो। हरिकेन भी हो सकता है, ये सब सिरोको वगैरह। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह नदी जो दिल्ली में बहती है, तो दिल्ली में जानवे करते हैं यमुना नदी, मथुरा, ये सब दिल्ली में, तो यमुना हो जाएगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना आगरा और मथुरा आदि शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। लुधियाना सतलज नदी पर स्थित है। इरावती नदी किस में गिरती है? इरावती नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इरावती नदी म्यांमार देश की मुख्य नदी है। इरावती नदी जो है म्यांमार देश का मुख्य नदी है। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में। मेकोंग नदी दक्षिणी चीन सागर में। अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में। नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में। लीना नदी लेप्टोब सागर में। मैकेंजी नदी ब्यूफोर्ड सागर में गिरती है। आगे है नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। तो हो जाएगा 58 का सी रीफ कहलाता है। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर गाड़ी से पार किया जा सकता है उसे रीफ कहते हैं। नदी मुहाने पर विलय से पूर्व डेल्टा या ज्वार नदी मुख का निर्माण करता है। नदियों का कई शाखा में बंटना वितरिका कहलाता है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण मूंगा से होता है। मूंगा सेलेंट्रेटा संघ का जंतु है। और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है, जो प्रवाल द्वीप निर्मित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। चलिए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप है। और द्वीप पूछ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप है। 59 का सी हो जाए। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक और अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। और बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में स्थित है।
और क्यूशो द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है। होन्शु द्वीप जापान में स्थित है। जापान सर होन्शु द्वीप पर स्थित है। आगे 60 नंबर, वह एक संग्रहित फल कौन है? तो संग्रहित फल शहतूत जो है एक संग्रहित फल है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। शहतूत के वृक्ष पर रेशम का कीड़ा पलता है। शहतूत का वृक्ष भारत में कर्नाटक में अधिक पाए जाते हैं। रोजेसी कुल का फल स्ट्रॉबेरी, सेब, नाशपाती आदि आते हैं। हम लीची का एरील वाला भाग खाते हैं। बज शहर कहाँ स्थित है? बज ऑस्ट्रिया का एक शहर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, मुद्रा यूरो है। ऑस्ट्रिया का प्रभाव एकीकरण से पूर्व इटली और जर्मनी के देश में था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, करेंसी डॉलर है। चलिए 62 का नहीं मालूम है, तो इसका आंसर आपको बताते हैं। 62 का बी हो जाएगा। 63 का भी आंसर बता, 63 का ए हो जाएगा। 64 नंबर भी आंसर बता, 64 का बी हो जाएगा। करे एक कार एक ही पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो स्थितिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण और रोलिंग घर्षण तीनों होता है। 65 नंबर का आपको आंसर बताते, 65 का ये हो जाएगा। 66 में गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, जिसे ननकाना साहिब भी कहते हैं, तो 66 का सी हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था ननकाना साहिब, जिसे पाकिस्तान में, जिसका गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1539 करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ, तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में, मृत्यु 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ। गुरु नानक ने संगत और पंगत, मतलब पंगत में फ्री भोजन, संगत में बैठना एक जगह करके फ्री भोजन को प्रारंभ किया, जबकि फ्री भोजन का निवार गुरु अंगद ने सिख धर्म के दूसरे गुरु किए। गुरु अंगद के बचपन में नाम लहना था, जिसने गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया गुरु अंगद ने। लंगर व्यवस्था को अस्थायी कर दिया गुरु अंगद, प्रारंभ किए थे गुरु नानक। आगे है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश निर्वासन के लिए भेज दिया? तो म्यांमार, रैंगून म्यांमार भेज दिया। 67 का ये हो जाएगा। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ये द्वितीय थे। भारत से म्यांमार बर्मा 1937 में अलग हुआ, 1935 के अधिनियम के तहत। 1857 के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर बख्श का उसका सेनापति किया था। हुमायूं को मकबरे से पकड़ा गया। रैंगून मुगल वंश का अंतिम मृत्यु। रैंगून में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में हो गया था। बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि 2 गज जमीन भी भारत में नसीब नहीं है। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 गज जमीन जो है भारत में नहीं नसीब हो पाया, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय का 2 गज जमीन भी भारत में नहीं मिल पाया। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद जॉन निकोलसन ने किया था। पहली बार जॉन निकोलसन ने किया था। जॉन निकोलसन ने पहली बार अभिज्ञान शाकुंतलम अंग्रेजी अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जिसमें दुष्यंत शाकुंतला के उत्पन्न हुए पुत्र या का वर्णन है। विलियम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थान विलियम जोन्स ने किया। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी अनुवाद किया। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। चलिए उनहत्तर नंबर क्वेश्चन देखना है कि अंग्रेज के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन? आखिरी से पूर्व पूछ रहा है, वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल था। ऑप्शन 69 का बी हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1943 से 1947 तक रहा। भारत के आज़ादी से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। लेबर पार्टी की सरकार थी। वेवेल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन 1945 में आयोजित किया गया। लॉर्ड इरविन के काल में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को पारित किया था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी बने थे। आगे, एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय
संग्राहकता के लिए यह सत्य है, कौन होगा? तो ये हो जाएगा 70 का बी हो जाएगा, अधिक हो जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय जो है संग्रहणता के लिए एक सत्य है, यह अधिक होता है। प्राकृतिक चुंबक Fe3O4 होता है। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे गुण चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों वाले मिलाने की रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक पोल कह सकते हैं। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। किस में परिवर्तन नहीं होगा? तो उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन बी। चलिए आपको आंसर बता देते हैं इसका। 72 का ए, 73 का भी आंसर ए। इसको बनाना है आपको। 74 का सी। आपको जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप टेलीग्राम में फ़ोटो खींच के डाल दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम लोग कोशिश करेंगे आपको डालने का, या कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसका 75 का डी हो जाएगा, इस सॉल्व कर लीजिएगा, फार्मूला होता है। 76 में बी हो जाएगा, 77 में बी हो जाएगा, 78 का ए हो जाएगा, 79 का ए हो जाएगा, 80 का बी हो जाएगा, 81 का सी हो जाएगा, 82 का डी हो जाएगा, 83 में चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो 83 का ए हो जाएगा 2। क्वांटम संख्या का विचार मैक्स प्लांक ने दिया था ना, क्वांटम। एक धातु में फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसमें क्लोराइड का सूत्र होगा। 84 का सी हो जाएगा, MCl2 हो जाएगा। किसमें sp संकरण कार्बन का है, तो 85 का सी हो जाएगा, CH। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12.11 होता है। H बम हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है, जैसे सूर्य ऊर्जा देता है नाभिकीय संलयन के कारण। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर एवं सैमुअल कोहेन ने 1952 में किया था, जबकि परमाणु बम की खोज 1942 में ओटो हन के द्वारा किया गया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। तारा में ऊर्जा देता है, हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन के कारण ऊर्जा देता है, नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा देता है। भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण 18 मई को किया गया, 18 मई 1974 को किया गया। उसका स्माइलिंग बुद्धा कोड था, जबकि दूसरा 13 मई 1998 को किया गया, उसका कोड शक्ति 98 था। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है, 87 का ए हो जाएगा, 88 का डी हो जाएगा, 89 का ए हो जाएगा, 90 का बी हो जाएगा, 91 का सी हो जाएगा। चलिए ब्लड रेशन है, इसको बताते हैं। 92 का बी हो जाएगा। 93 नंबर आपका क्वेश्चन है, बिरानवे नंबर जीके का ही क्वेश्चन था।
तब जानते हैं यदि दोनों जनकों का रुधिर मतलब माता पिता का अगर ब्लड ग्रुप ए बी हो तो उनके बच्चों में संभावना है ए बी ओ नहीं होने की संभावना है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम प्रयोग करता है वो अपनी भूख लगने पर सबसे पहले वह ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। ग्लाइकोजन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन होता है। पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है, अंतिम क्रिया छोटी अंत बच गया तो बड़ी अंत। पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? मुख से होता है, जबकि प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। यह एक प्रोटीन नहीं है। निम्न में से कौन ऑप्शन है जो प्रोटीन नहीं है? लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है, ये ब्लड का भाग है और सब प्रोटीन है। रेशम भी क्या है? रेशम भी प्रोटीन है। मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य लिम्फ नोड करता है। मनुष्य के शरीर में छन्ने का काम कौन करता है? लिम्फ नोड करता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया, जितने भी प्रोटीन होते हैं उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। लिम्फोसाइट जो हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करने का काम करता है, ये WC का भाग है। आगे है यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। कौन आयन जो है? 95 का डी हो जाएगा Cu+। 96 नंबर क्वेश्चन है, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक होती है। किसकी पोषण विधि जो होलोफाइटिक होती है? तो यूग्लिना। पेड़ पौधा जंतु बीजकरी को यूग्लिना कहा जाता है। सजीव निर्जीव बीजकरी को वायरस कहा जाता है। और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जानवे करते हैं आप लोग। क्लोरोफिल का ना पत्ता हरा होता है, उसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, तत्व पाया जाता है। एक एस्टेरॉयड स्रावित करता है। एस्टेरॉयड जो है यह अग्नाशय से स्रावित होता है। 98 नंबर। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। और कौन सा ऑप्शन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर का एनटीपीसी, शरीर का पावर हाउस ऑफ सेल्स का। इसकी खोज अल्टमैन ने किया, जबकि नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। इसमें जब 2 पायरोविक अम्ल क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है तो पूर्णतः ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 36 ATP ऊर्जा उत्पन्न करता है। शरीर का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका का नियंत्रक केंद्रक को कहा जाता है। आते हैं 99। विषाणु में होता है। तो विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में RNA या DNA होता है, या तो RNA या तो DNA। 99 का डी। वायरस सामान्यतः न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। वायरस की खोज मिनोस्की ने की। वायरस की खोज पहली बार तंबाकू पे किया गया। जीवाणु का खोज लिवेन हॉक के द्वारा किया गया। चलिए 100 नंबर है, एक पायस में प्रक्षेपित कणों का आकार इस पारस पर होता है। तो 100 का सी हो जाएगा। 1000 एंगस्ट्रॉन से 10,000 एंगस्ट्रॉन तक होगा। अब रीजनिंग वगैरह जीके है तो उसका आंसर बता देते तेजी में। इसका अगर वैसा कमेंट कीजिएगा, जो क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन में हम आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। तो 101 का सी, 102 का बी, 103 का बी, 104 का डी, 105 का ए, 106 का सी, 107 का डी, 108 का ए, 109 का बी, 110 का डी, 111 चलते हैं। 111 का सी है, 112 का बी है,
113 का C है, 114 का B है, 115 का B है, 116 का C है, 117 का C है, 118 का A है, 119 का D है, 120 का B है, 121 का A है, 122 का B है, 122 का B है, 123 का A है, 124 का A है, 125 का C है, 126 का जो है 126 का B है, 127 का A है, 128 का D है, 129 का A है, 130 का A है, 131 का D है, 132 का A है, 133 का B है, 134 का A है, 135 का A है, 136 का B है, 137 का B है, 138 का C है, 138 का C है, 139 का D है, 140 का A है, 141 का B है। चलिए अब 143 नंबर देखते हैं। 142 का C है, 143 का, देखिए वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बिहार में है। ये क्वेश्चन है जीके का। वाल्मीकि नगर बिहार का पहला टाइगर रिजर्व था। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ये टाइगर रिजर्व बनने वाला है। 2023 में उसकी घोषणा हुआ। तो बिहार में 2 टाइगर रिजर्व। बिहार में वर्तमान में बाघों की संख्या 54 गो है। चलिए 144 देख लीजिए। 144 का हो जाएगा ए हो जाएगा, सॉरी 144 का ए हो जाएगा, 145 का सी हो जाएगा, 146 का डी हो जाएगा, 147 का डी हो जाएगा, 148 का बी हो जाएगा, 149 का सी हो जाएगा, 150 का है, 150 का सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका हम तो फुल डिस्कशन कर दिए हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो। और साथ ही टेलीग्राम में भी इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। और कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो टेलीग्राम में आप क्वेश्चन फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं क्या नंबर क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम में आप भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।